हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू साई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे राइस के बारे में। ठीक है, राइस कल्टीवेशन क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इसमें से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राइस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा कहा जाए तो जितने भी क्रॉप अभी तक हमने पढ़ा है और जितने क्रॉप आगे हम पढ़ेंगे उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो है राइस। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा हमारे इंडिया में या छत्तीसगढ़ में राइस का कंजप्शन सबसे ज़्यादा करते हैं, कल्टीवेशन भी बहुत ज़्यादा करते हैं प्रत्येक जगह, प्लस क्या है इनका कंजप्शन भी करते हैं। ऐसे वर्ल्ड में देखा जाए, विश्व की तुलना में देखा जाए तो गेहूं फर्स्ट स्थान में है, जहां पे फूड के रूप में गेहूं का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा क्या है, राइस है, जिनका उपयोग सेकंड नंबर में है। और इंडिया के केस में देखा जाए तो फर्स्ट नंबर में राइस है और सेकंड नंबर में व्हीट है। तो सोचिए राइस क्रॉप जो है कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइस का एक एक पॉइंट आपके कंपटीशन बेस पे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप सबको इनके बारे में जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जिस चीज़ का हम उपयोग कर रहे हैं, जिस चीज़ का कंजप्शन कर रहे हैं, उनकी जानकारी हमको होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं राइस के बारे में क्या क्या, कैसे कल्टीवेशन करना चाहिए, क्या इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सीधा आप लोग को ले चलता हूँ राइस। ठीक है, राइस को हम लोग क्या कहते हैं, पैडी भी कहते हैं। हिंदी में कहो तो धान कहो, चावल कहो, कंपटीशन एग्जाम में कोई भी नाम देता है, वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पैडी क्या है, चावल क्या है, धान क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट है बॉटनिकल नेम, वनस्पतिक नाम। राइस का, धान का वनस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा। ठीक है, फैमिली है ग्रेमिनी या पोइसी। उत्पत्ति स्थान है इंडो बर्मा रीजन्स कहो या फिर साउथ ईस्ट एशिया कहो। ठीक है, ये आपके पीएटी एग्जाम में आ चुका है। कौन सा ये, ठीक है, उत्पत्ति स्थान जो है आपके पीएटी एग्जाम में आ चुका है, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है देखिए एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, राइस का जो है कल्टीवेशन कहाँ पे ज़्यादा किया जाता है, कहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, कहाँ पे प्रोडक्टिविटी, उसके बारे में उसको हम एरिया एवं डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर लेते हैं। तो देखिए एरिया जो वर्ल्ड में है सबसे ज़्यादा राइस कल्टीवेशन हमारे इंडिया में होता है। प्रोडक्शन होता है चाइना में सबसे ज़्यादा, और प्रोडक्टिविटी है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये अलग अलग कंट्रीज से जहाँ पे एरिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी अलग अलग होती है। उसी प्रकार हमारे इंडिया की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा लगाते हैं चावल। प्रोडक्शन पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है, प्रोडक्टिविटी पंजाब में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस कल्टिवेशन। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। हम राइस पढ़ेंगे तो उससे पहले उनकी जो मॉर्फोलॉजी है, आकार की जानना बहुत ज़रूरी है। उसी के बेस पे हम क्या है, आकलन लगा सकते हैं। देखिए तो ये एक राइस का आइडियल मॉर्फोलॉजी है, एक डायग्राम है, आप सभी ने देखा होगा शायद तक। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ आपसे, कहाँ से, बीज, सीड से स्टार्ट करता हूँ। तो जो इनका सीड जो होता है मोनोकोट होता है, एक बीजपत्री होती है। तो जितने भी एक बीजपत्री हैं या फिर ग्रेमिनी कुल के हैं, आप लोग को बता चुका हूँ कि उसमें हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। तो इसमें भी किस प्रकार का अंकुरण हो रहा है, हाइपोजियल अंकुरण हो रहा है। उसके बाद इसमें आपको रूट दिखाई दे रहा है, ये आपका रूट है, जिसको क्या है मुख्य रूप से सेमिनल रूट कहते हैं या फाइब्रस रूट, या हिंदी में कहो तो झकड़ा जड़े। ठीक है, तो ये हो गया रूट। उसके बाद आगे हम ऊपर चलते हैं तो ये एक प्रकार से स्टेम नुमा स्ट्रक्चर है। तो इसके जो स्टेम है उसको क्लम या फिर हलम नाम से हम जानते हैं। ठीक है, क्योंकि रियल में स्टेम नहीं है, बट एक प्रकार से जो मॉर्फोलॉजी में हम इसको स्टेम कहते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, लीफ क्या है इनका, नेरो लीफ रहती है, C3 प्लांट की कैटेगरी में आता है राइस, तो इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है पेनिकल्स, ये जो इनके बाली है, एक जगह गुच्छे रहते हैं ग्रेन का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेनिकल्स कहते हैं या बाली कहते हैं। और जो एक दाना रहता है, ग्रेन रहता है, एक अगर राइस ग्रेन लोगे तो उसको हम क्या कहेंगे, कैरियोप्सिस कहते हैं। तो इसको फ्रूट भी कह सकते हैं। जो राइस का जो फ्रूट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैरियोप्सिस कहते हैं। उसी प्रकार एक और है टीलर, कंसा, जो नंबर ऑफ स्टेम्स जो रहते हैं, नंबर ऑफ पेनिकल्स जो रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहें, टीलर्स कहते हैं। मतलब जैसे कि एक है तो ये एक स्टेम, तो नंबर ऑफ बहुत सारे एक साथ गुच्छे में है तो उसको हम पूरा कंबाइन रूप से क्या कहेंगे, टीलर कहेंगे, कन से कहेंगे। तो ये था एक प्रकार से जनरल मॉर्फोलॉजी आपके राइस का। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं कि और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके कंपटीशन बेस्ड पे एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे जो धान है उसकी प्रजातियों को क्लासीफाई किया गया है। जो राइस की जो टोटल है विश्व में 24 स्पीसीज़ पाई जाती है, 24 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। उसमें से 2 स्पीसीज़ है जो क्या है आपका कल्टीवेशन किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो कौन कौन से 2 स्पीसीज़ है देखिए, एक तो आपका ओराइजा सटाइवा और सेकंड है
ओराइजा ग्लेब्रिमा। ये 2 प्रजातियाँ हैं, इन्हीं की मात्र खेती की जाती है, बाकी 22 स्पीसीज़ की खेती नहीं की जाती है। ठीक है, तो देखिए ओराइजा सटाइवा की 3 और सब स्पीसीज़ हैं। ओराइजा सटाइवा की 3 और सब स्पीसीज़ है, वो कौन कौन सी है? ओराइजा इंडिका, ओराइजा जापोनिका, ओराइजा जवानिका, ये 3 प्रजातियां हैं। ठीक है, इनके क्या क्या विशेषताएं देखिए। ओराइजा इंडिका की खेती मुख्य रूप से कहाँ की जाती है? भारत में की जाती है, नाम से स्पष्ट है। ओराइजा इंडिका मतलब कल्टीवेशन इंडिया में। इसके जो प्लांट होते हैं राइस के प्लांट, वो होते हैं टॉलर होते हैं, लंबे ऊंचाई वाले होते हैं। ठीक है, प्लस कम दाने लगते हैं उसमें। ठीक, सेकंड है ओराइजा जापोनिका। ओराइजा जो जापोनिका है उसकी खेती कहाँ पे की जाती है? जापान में की जाती है। और जो प्लांट होते हैं वो बौने होते हैं और नंबर ऑफ ग्रेन्स ज़्यादा आते हैं। ठीक है, और जो ग्रेन का जो साइज है वो भी छोटा होता है। ठीक, नेक्स्ट है ओराइजा जवानिका। ठीक है, जवानिका जावा कंट्री क्या है आपके? इंडोनेशिया में। तो इसी खेती कहाँ मुख्य रूप से इंडिया में की जाती है मेनली। और एक जो है धान का वाइल्ड स्पीसीज है, जंगली रूप है। देखे होंगे आप लोग ने धान का जंगली, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? करगा कहते हैं, जिसको वाइल्ड राइस। ठीक है, और क्या इसमें ऑन्स पाए जाते हैं, सुख पाए जाते हैं, कांटे कांटे, जैसे गेहूं में स्पाइक्स कांटे पाए जाते हैं, वैसे कई सारे धान की प्रजातियों में भी क्या है? कांटे पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से किस में रहते हैं? ओराइजा जवानी का जो प्रजाति है, जो कि मुख्य रूप से इंडोनेशिया में उगाते हैं, उसी में आपका पाया जाता है। ठीक, उसके बाद है आपका ओराइजा ग्लेब्रिमा। ठीक है, ओराइजा ग्लेब्रिमा क्या है? वेस्ट अफ्रीका में इसकी खेती की जाती है। तो ये आपकी धान की 24 स्पीसीज़ में से सिर्फ 2 स्पीसीज़ का कल्टीवेशन किया जाता है, मुख्य रूप से बाकी स्पीसीज़ का नहीं की जाती है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं जलवायु। ठीक है, धान को जो कल्टीवेशन के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? जलवायु से आशय क्या है? किसी स्थान की दीर्घकालीन लॉन्ग ड्यूरेशन वेदर फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? क्लाइमेट कहते हैं। तो देखिए क्लाइमेट, सबसे पहले तो देखते हैं जलवायु में कि आपका जो राइस है मुख्य रूप से कौन से सीज़न का क्रॉप है। जो राइस है वो मुख्य रूप से खरीफ सीज़न का क्रॉप है, बट इसके अलावा आप इसको तीनों सीज़न में ग्रो कर सकते हैं। देखिए जलवायु में आपका शॉर्ट डे प्लांट की कैटेगरी में आता है, कम दिन अवधि या अल्प दीप्तकालिता पौधे कहते हैं जिन्हें, उनकी श्रेणी में आती है। शॉर्ट डे प्लांट कहने का मतलब है कि जिनके मेच्योरिटी और फ्लावरिंग का टाइम क्या है, जो डे लेंथ रहता है वो कम रहता है। कम कहने का मतलब उसको हम लोग 8 से 10 घंटे डे लेंथ रहता है, वो आपके शॉर्ट डे प्लांट की श्रेणी में आता है। ठीक है, उसी प्रकार है आपका हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। और तापमान कितनी होनी चाहिए? 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, जो कि खरीफ की सीज़न, वर्षा के सीज़न का एक नॉर्मल टेम्परेचर है। ठीक, उसके बाद देखते हैं मिट्टी पे चलिए। तो धान के लिए कितने पीएच की मिट्टी सूटेबल रहती है? 4.5 to 6.5। ये जो है आपका पीएटी एग्ज़ाम में आ चुका है। ये जो गर्म आर्द्र वाला जो क्वेश्चंस है ये भी आपके पीएटी एग्ज़ाम में आ चुका है। तो आप ध्यान रखिए, राइस का हर एक पॉइंट बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए धान की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी? क्ले टू क्ले लोम, चिकनी से चिकनी दोमट मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि राइस को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। इनका जो वाटर रिक्वायरमेंट है 1500 से 1500 mm पर हेक्टेयर के हिसाब से पानी इनको लगते हैं इनके पूरा लाइफ साइकिल के दौरान। ठीक है, बुआई का मौसम, सीजन्स, कौन कौन से सीज़न में कल्टीवेशन कर सकते हैं? जायद में, खरीफ में और रबी, तीनों सीज़न में आप इसको कल्टीवेशन कर सकते हो। तो देखिए जायद को और क्या है? अस नाम से जानते हैं, खरीफ को अमन नाम से और इसको बोरो नाम से। कई बार ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि अस धान लगाने का समय क्या है? अस मतलब आस, मतलब पानी का आस है, मतलब गर्मी है। तो क्या है? मार्च अप्रैल इनका लगाने का समय है और कटाई का समय जून जुलाई है। 4 महीने का सीजन होता है। 4 एकम 4, 14 4 4 12 मंथ, मतलब 1 साल हो गया। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि कौन से धान जो है, खरीफ का सीज़न जून जुलाई, रबी की सीज़न नवंबर दिसंबर। ये सिंपली 3 भागों में क्लासीफाई किया गया है सीज़न के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये था हमारा राइस के कल्टीवेशन का, कहाँ तक पहुँच चुके हम? सीज़न तक। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे कि राइस कल्टीवेशन का कौन कौन से मेथड है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको बुआई कर सकते हैं। तो देखते हैं मेथड ऑफ सोइंग, कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो राइस जो कल्टीवेशन की मुख्य रूप से 6 विधियाँ हैं, जिनका जो है ज़्यादातर 1 या 2 मेथड का ही जनरली उपयोग करते हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट मेथड है आपका ब्रॉडकास्टिंग छिड़काव विधि, जिसमें क्या है आपका 10 से 20 kg बीज लगता है। ठीक है, ये ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है? ब्रॉडकास्टिंग विधि में जनरली जो फील्ड रहता है, सूखा फील्ड में हम क्या करते हैं? जुताई कर देते हैं। जुताई करने के बाद उसमें हम बीज को क्या है, ब्रॉडकास्ट रूप से रेंडमली कहीं पे छिड़क देते हैं। ठीक है, तो ये आपका ब्रॉडकास्टिंग मेथड होता है। तो जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड होता है उसमें आप लोग को, जैसे कि आपका जो प्लांट है,
आपका प्लांट 4 से 6 वीक का हो जाता है तो उसमें एक प्रैक्टिस होती है जिसको हम लोग कहते हैं ब्यासी, बुशनिंग की प्रैक्टिस होती है, ब्यासी की प्रैक्टिस होती है, जिसे करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसा अगर नहीं करेंगे तो हमारे जो ईल्ड में कमी आ जाती है, ईल्ड रिड्यूस हो जाती है। तो देखते हैं ब्यासी क्या होता है। जो ब्यासी होता है खड़ी फसलों में देसी हल चलाना, जो आपका स्टैंडिंग क्रॉप रहता है, जब कितने दिनों का 4 से 6 वीक का समथिंग 30 से 40-42 दिन का हो जाएगा क्रॉप, उसमें आपको क्या करना है, जो बैल चलित हल आता है उसको क्या करना है, चलाना है। ठीक है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, देखिए 5 से 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर, उस फील्ड में 5 से 10 सेंटीमीटर हाइट का क्या है, पानी भरा होना चाहिए। ठीक है, और क्या इस जो प्रोसेस को हम लोग देसी हल के थ्रू करते हैं, पूरा फील्ड में चलाते हैं। ठीक है, तो इससे करने से क्या क्या लाभ होते हैं, देखिए क्या क्या उद्देश्य, क्या क्या एडवांटेज है। वीडिंग हो जाता है, वीड कंट्रोल होता है, खरपतवार नष्ट हो जाता है, जो पौधे की संख्या उपयुक्त होती है। छिड़काव विधि में क्या है, रेंडमली कहीं पे आपके पौधे चले जाते हैं, बीज चले जाते हैं, जिससे कहीं पे पौधे उग जाते हैं, तो वो क्या है, फिर से निकलने के बाद उसको प्लांट पॉपुलेशन को हम मेंटेन करते हैं। उसी प्रकार प्रॉपर एरेशन, वायु संचार उपयुक्त अच्छे से होता है और नंबर ऑफ टिलर अधिक आते हैं। तो ये इतने हमारे क्या है ऑब्जेक्ट होते हैं ब्यासी विधि से, ब्यासी करने के। और कौन सी विधि में, छिड़काव विधि में ब्यासी की प्रोसेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं करेंगे तो ईल्ड रिड्यूस होता है। उसी प्रकार है आपका सेकंड है सीड ड्रिल मेथड। सीड ड्रिल एक यंत्र आता है जो जनरली ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है। उसमें आपको क्या करना है, 60 kg बीज को डाल देना है और उस सीड ड्रिल को ट्रैक्टर के द्वारा फिर फील्ड में चलाना है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की ब्यासी वगैरह करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है आपका ट्रांसप्लांटिंग मेथड। ट्रांसप्लांटिंग रोपा विधि, रोपा विधि में आपका 30 से 40 kg लगता है, जो सामान्य किस्म है। अगर आप हाइब्रिड किस्म लगा रहे हो तो क्या है 15 kg सीड इसमें हम लोग ले सकते हैं। तो ट्रांसप्लांटिंग विधि कैसे की जाती है, ट्रांसप्लांटिंग विधि में हम क्या करते हैं, पहले एक नर्सरी एरिया तैयार कर लेते हैं। और धान की नर्सरी एरिया तैयार करने के लिए हमको क्या है 1000 मीटर स्क्वायर में हमको क्षेत्र चयन करना पड़ता है। उसमें आप क्या है, जो ड्राई सीड है उसको ले जाके छिड़क देंगे। छिड़कने के बाद जब प्लांट जो है 20 से 25 दिन का हो जाता है, फिर उसको वहाँ से निकाल के हमको जो हमारा मेन फील्ड है उसमें लगाना पड़ता है। तो उसके लिए मेन फील्ड में लगाने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मताई कहते हैं। इस मताई को क्या है इंग्लिश में पडलिंग कहते हैं। इस पडलिंग के प्रोसेस में क्या होता है, जो सोइल और जो वाटर है उनका हम लोग मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, टर्निंग आउट ऑफ सोइल एंड वाटर, इसको हम क्या कहते हैं, पडलिंग करते हैं। तो पडलिंग की प्रोसेस क्यों की जाती है, क्या क्या ऑब्जेक्ट है, तो फर्स्ट है आपका पर्कुलेशन। जो पर्कुलेशन जो लॉस होता है पानी का, पानी बार बार रिस्क नीचे की ओर जाता है, रिस्क उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्कुलेशन कहते हैं। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो क्या कर देना, पडलिंग कर देने से जो है आपका पानी का लॉस पर्कुलेशन के थ्रू नहीं होता है। उसी प्रकार क्या है आपका वीड पूरा कंट्रोल हो जाता है। प्लस क्या है, न्यूट्रिएंट का जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि प्रॉपर रूप से न्यूट्रिएंट घुल जाता है तो प्लांट को न्यूट्रिएंट अच्छे से उपलब्ध हो जाता है। तो ये आपके पडलिंग मेथड में ये की जाती है, ट्रांसप्लांटिंग मेथड में हमको पडलिंग करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है लेही मेथड है। लेही मेथड में अगर आप हाइब्रिड लगा रहे हो तो 15 kg सीड लगेगा, अगर आप सामान्य किस्म लगाते हो तो 30 से 40 kg बीज की आवश्यकता पड़ती है। लेही विधि क्या होता है, यह जनरली क्या है लेट ऑनसेट ऑफ मानसून। ठीक है, या आपका जो देरी से मानसून आता है या किसी वजह से आप बुआई नहीं कर पा रहे हो, अगर पानी बहुत ज़्यादा है, कंटिन्यू गिर रहा है, अगर आप देर से बुआई करना चाह रहे हो तो लेही मेथड बेस्ट रहता है। लेही मेथड में क्या होता है, इसमें भी हम पडलिंग करके फील्ड को रख देते हैं। इसके बाद जो बीज आता है, ठीक है, उस बीज को हम लोग क्या करेंगे 102 दिनों तक भिगा के उसको जर्मिनेट कर देंगे। जर्मिनेट करने से अंकुरित हो जाते हैं, उस अंकुरित बीज को हमको ले जाके उस पडलिंग किया हुआ फील्ड में छिड़कना पड़ता है। तो ये आपका लेही विधि है। उसके बाद आपका है श्री विधि, जो कि बहुत ही मॉडर्न विधि है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपका 5 से 6 kg बीज लगता है। ठीक है, श्री विधि के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो श्री विधि का जो है डिस्कवर किसने, किसी हेनरी डी लवलेनी नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। कब किया था, 1983 to 84 में। मेडागास्कर प्लेस का नाम है, वहाँ पे इनका उन्नयन किया गया। इसमें देखिए ये भी सेम ट्रांसप्लांटिंग मेथड होता है, श्री मेथड भी ट्रांसप्लांटिंग मेथड होता है। इसमें कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। देखिए जो इनका नर्सरी के लिए हमको कितना एरिया चाहिए, 100 मीटर स्क्वायर। ये आपके जो सामान्य ट्रांसप्लांटिंग मेथड है उसकी तुलना में बहुत ही कम है। जो हमारे सामान्य ट्रांसप्लांटिंग मेथड रहते हैं उसमें आपको 1000 मीटर स्क्वायर में नर्सरी लगाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो श्री विधि है उसमें 100 मीटर स्क्वायर में ही हम नर्सरी लगा सकते हैं। उसी प्रकार है ट्रांसप्लांटिंग का जो टाइमिंग है, इसमें 11 से 14 दिनों में ट्रांसप्लांटिंग करना पड़ता है, किंतु जो हमारा सामान्य ट्रांसप्लांटिंग मेथड है उसमें 20 से 25 दिन के बाद ही ट्रांसप्लांटिंग करनी पड़ती है। और इसमें स्पेसिंग की बात कहें तो सबसे बड़ी खासियत यही है कि श्री मेथड में 25 × 25 सेंटीमीटर के जो डिस्टेंस में स्क्वायर फीट में हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर में इसको लगाते हैं, किंतु जो हमारा जो सामान्य ट्रांसप्लांटिंग मेथड है इसमें आपको 20 ×
10 सेंटीमीटर स्पेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था हमारा श्री मेथड के बारे में। इसके बाद देखते हैं डापोग मेथड। डापोग मेथड और ही बहुत ज़्यादा लेटेस्ट मेथड है, जो कि हमारे इंडिया में इसकी इस प्रकार की कल्टीवेशन बहुत कम की जाती है। कहीं कहीं पे जहाँ पे जैसे कि पंजाब है, हरियाणा, उसी स्टेट में किए जाते हैं। तो डापोग मेथड में क्या होता है, इसमें स्पेशल टाइप्स के नर्सरी तैयार किए जाते हैं। मेट टाइप का जो नर्सरी होता है वो डापोग मेथड में की जाती है। और ये डापोग मेथड जो है मशीन के द्वारा ट्रांसप्लांटिंग की जाती है, इसमें लेबर के थ्रू नहीं करते हैं। तो इतने सारे हमारे क्या है 6 मेथड है जो आपके राइस ट्रांसप्लांटिंग के मेथड है। इसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे मैन्योर एवं फर्टिलाइज़र के बारे में। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे धान में खाद और उर्वरक के बारे में, क्या क्या मैन्योर्स एवं फर्टिलाइज़र लगते हैं, कितने अमाउंट में लगते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं खाद के बारे में मैन्योर्स। तो जनरली हम लोग राइस में FYM मैन्योर्स, जो कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स कहलाता है, इनका उपयोग करते हैं। तो FYM 5 to 10 टन पर हेक्टेयर डालना चाहिए, जो कि आपके बुआई से 15 से 30 दिन पूर्व ही इनका प्रयोग करना चाहिए। 30 दिन पूर्व सबसे बेस्ट माना जाता है। उसी प्रकार है आपका फर्टिलाइज़र में NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जो कि प्लांट को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो आपका ग्रेड है 100-80-60 के ग्रेड से डालते हैं। 100 kg नाइट्रोजन किसके थ्रू, यूरिया के थ्रू, 80 फास्फोरस और 60 पोटास। ठीक है, तो इनका जो रेशियो 4:2:1 रेशियो है, मतलब 4 भाग आप नाइट्रोजन दे रहे हो तो 2 भाग आपको फास्फोरस, 1 भाग पोटास देना चाहिए। उसी प्रकार नेक्स्ट है आपका इरिगेशन। एक बार बता दूं कि जो आपका 100-80-60 है, उसमें जो बेसल डोज में नाइट्रोजन को 50% को दिया जाता है, 50 kg को देंगे। 50 kg को हम लोग फिर 2 भागों में बांट के देते हैं। तो 50 kg नाइट्रोजन 80 और 60 तीनों को मिक्स करके बुआई के टाइम हम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद 50 kg जो बचा हुआ है अलग अलग जो है उसको 20-30 दिन के अंतराल में हमको देना चाहिए। अब है नेक्स्ट हमारा इरिगेशन, सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं। तो सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं, क्रांतिक अवस्था क्या होता है, कोई भी चेंजेस आती है या फिर उसको हम क्रांतिक अवस्था कहते हैं, या जिस अवस्था में प्लांट को ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट है आपका सीडलिंग स्टेज, नर्सरी अवस्था। ठीक है, सेकंड है टिलरिंग, बूटिंग, फ्लावरिंग, मिल्किंग ऑफ डफ। ये 6 आपके स्टेज है। कई सारे बुक में 5 स्टेज दिया रहता है, तो आप 5 भी याद रख सकते हैं, 6 भी याद रख सकते हैं। देखिए सीडलिंग स्टेज, ये आपका सीडलिंग स्टेज है जब जर्मिनेट होता है। टिलरिंग जब नंबर ऑफ टिलर्स आ जाते हैं। बूटिंग जब आपका क्या है मुख्य रूप से पेनिकल बनना स्टार्ट होता है। उसके बाद फ्लावरिंग, फिर मिल्किंग और डफ स्टेज। तो इतने सारे हैं। तो इसमें पूछा जाता है कि मोस्ट क्रिटिकल स्टेज कौन सा है, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। तो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है वो है बूटिंग है, गभोट अवस्था है। ठीक है, ये था आपका क्रिटिकल स्टेज। इसके बाद देखते हैं वीट खरपतवार के बारे में। धान में कौन कौन से खरपतवार आते हैं। तो मोथा, सावा, दूब घास धान के खेत की मुख्य खरपतवार है, जिनके कंट्रोल के लिए प्रोपानिल और ब्यूटाक्लोर हम प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके PAT एग्जाम में पिछले साल ही 2019 में आया हुआ है, तो अब इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट इंसेक्ट के बारे में, जो कि जनरली कम पूछा जाता है, 1-2 बार आया हुआ है। तो धान में लगने वाला इंसेक्ट है तनाछेदक है, माहू है, गंधी बग है, मुख्य रूप से इफेक्ट करता है तनाछेदक। ठीक है, डिसीज़ है ब्लास्ट, भूरा धब्बा और BLB, इनके रोग है। इसी प्रकार डिफिशियंसी से जो है खैरा रोग होता है, इसको भी हम डिसीज़ कहते हैं। बट ये क्या है, डिफिशियंसी से होता है। किसकी डिफिशियंसी से, जिंक की डिफिशियंसी से होता है। ये आपके भी PAT एग्जाम में आ चुका है। तो आपका जिंक सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए 25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से। उपज में देखते हैं तो हाइब्रिड वे जो वेराइटी है उनका जो उपज है 50 से 60 कुंटल आता है पर हेक्टेयर, और जो नॉर्मल है उसका 30 से 40 कुंटल पर हेक्टेयर के हिसाब से आता है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है देखिए। जो हलिंग परसेंटेज है राइस का 65% होता है। हलिंग परसेंट मतलब हस्क को रिमूव करने के बाद जो राइस ग्रेन जो चावल बचता है, ठीक है, तो वो आपका 65% बचता है। बाकी आपका क्या निकल जाता है 45% आपका 35% आपका हस्क का निकल जाता है, छिलका। उसी प्रकार क्या है 5000 लीटर वाटर लगता है 1 kg ग्रेन के लिए। राइस का 1 kg ग्रेन के लिए 5000 लीटर वाटर देने की जरूरत पड़ती है। बट अदर सीरियल्स क्रॉप है उसमें 400 से 500 लीटर में 1 kg ग्रेन प्रोड्यूस हो जाता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। धान के खेत में मेथेन गैस निकलता है। ठीक है, धान के खेत से मेथेन गैस स्रावित होता है। तो इतने सारे आपके क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं राइस के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे राइस की वैरायटी के बारे में। कौन कौन सी वैरायटी है जो इंपॉर्टेंट है। वैसे तो राइस की बहुत सारी वैरायटी है, ठीक है, क्योंकि राइस का कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा करते हैं तो इसकी बहुत सारी वैरायटी अभी तक डेवलप हो चुकी है। तो देखते हैं कौन कौन सी वैरायटी है। आपका T1 जो है फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी है, फर्स्ट वैरायटी है, ठीक है, जो कि कब विकसित हुए 1964 to 1969 में विकसित हुई। तो आप याद रखेंगे TN इज़ अ फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी। नेक्स्ट इज़ IR8 इंटरनेशनल राइस 8, ये फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटी है जो कि 1965 में डेवलप हुई है। जया, ये क्या हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, इंडिया में इसको विकसित की गई है, तो विश्व का है। ये क्या है आपका हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, जिनको क्या है चमत्कारिक धान,
मिरेकल राइस के नाम से भी जानते हैं, आपके पीटी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, कि चमत्कारिक धान किसे कहते हैं, तो इंडिया का चमत्कारिक धान है आपका जया। नेक्स्ट है जगन्नाथ और सत्तारी जो है म्यूटेंट वेराइटी है, उत्परिवर्तित किस्म है। उसी प्रकार है आपका IR8 और लुनसरी जो है सलाइन टॉलरेंट, साल्ट के लिए टॉलरेंस है। उसके बाद है आपका जलमग्न जो वेराइटी है, वाटर लॉक्ड एरिया जहाँ पे जल भराव वाले क्षेत्र होते हैं उसके लिए सूटेबल माना जाता है। नेक्स्ट है दुबराज और छत्तीसगढ़ सुगंधित धान, जो कि आपके इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय से विकसित हुई है छत्तीसगढ़ से। ये आपके क्या है, एरोबिक सुगंधित धान है। और जो धान में एरोमा जो रहता है वो मुख्य रूप से 2 एसिटिलीन 1 पैरोलिन के कारण होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, सीटी के एग्जाम में, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्या क्या इंपॉर्टेंस पॉइंट है राइस के बारे में देखिए। संकर धान के जो पितामह है हाइब्रिड राइस का वो है YL पिंग है। गोल्डन राइस की जो पितामह है वो आप इंगोपोट्रिकस। सुपर धान की जो पितामह है GH खुश है, ठीक है। धान स्वपरागित फसल है। जो इनका प्रोटीन पाया जाता है उसको हम लोग ओराइजिन कहते हैं। धान के लिए सबसे उपयुक्त जैव उर्वरक है तो अजोला है। और इनका जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है राइस का CRRI जो अब की चेंज हो गया है, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ पे है, कड़क उड़ीसा में है। नेक्स्ट है IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनका रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, मनीला फिलीपींस में है। उसी प्रकार जो है आपका ड्वार्फनेस, धान में 2 ड्वार्फनेस होता है, वो मुख्य रूप से क्या है, कौन से जीन की वजह से होता है, DGW जीन, ठीक है, उसको DG जीन के नाम से जानते हैं। तो इतने सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है डियर स्टूडेंट। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए। राइस कल्टीवेशन में से अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो मैं आशा करता हूँ कि इसमें से आपका क्वेश्चन सेलेक्ट होगा। थैंक यू।